नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता कृति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विष्णु दयाल जी, लोकसभा सांसद, आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। विष्णु दयाल जी, ये जो पवन हमारे सहयोगी बता रहे थे उसका पूरा इतिहास उन्होंने जो है बिंदुवार जो है सामने रख दिया। माना ये भी जा रहा था कि शायद जब हम लोग जब स्वतंत्र हो रहे थे तब ये तय किया जाना था कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा होगा, नेशनल एंथम कौन सा होगा, तो पहली पसंद शायद वंदे मातरम थी, लेकिन फिर बाद में राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत बना दिया गया है देश का। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना और इसके पीछे का इतिहास ये है कि एक कमेटी गठित हुई थी जिसके सदस्य के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे और रविंद्र टैगोर जी थे। इस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इस राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा को रखा जाए और अन्य पैरा को छोड़ दिया जाए। तो राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा को रखने के पीछे उद्देश्य ये था कि ये दोनों पैराग्राफ निर्विवादित हैं, ये मातृभूमि की प्रशंसा में लिखे गए हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई धर्म या देवी देवताओं की बात नहीं है। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रगान यानी वंदे जनगण मन अधिनायक के समान ही राष्ट्रीय गीत का महत्व होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय गीत के रूप में तो अपनाया गया जरूर जी, पर इसकी संवैधानिक बाध्यता नहीं दी गई जो राष्ट्रगान के साथ है। राष्ट्रगान की संवैधानिक बाध्यता है, आप राष्ट्रगान का यदि अपमान करते हैं तो आप उसके लिए दंडित हो सकते हैं। जी हाँ, पूरा गौरव जुड़ा हुआ है और एक पूरा इतिहास है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, उस पर आज विशेष चर्चा होने वाली है। विष्णु जी, एक अच्छी बात ये रही है गत सप्ताह की पहले 2 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 3 जो है सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चली है, प्रश्नकाल भी हुआ है और महत्वपूर्ण एजेंडे पर बातचीत हुई है। हाँ बिल्कुल, पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 दिनों के अंतर्गत 3 बिल पेश किए गए। मणिपुर जीएसटी से संबंधित बिल था, फिर जीएसटी कंपनसेशन से बिल से संबंधित बिल था, और फिर स्वास्थ्य से लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा तक से संबंधित बिल था। तो ये तीनों बिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके स्वास्थ्य से राष्ट्रीय सुरक्षा वाला बिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बिल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो सेस लगाया जाए उस सेस का उपयोग कैसे किया जाए। उस सेस का उपयोग स्वास्थ्य की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों में की जाए, चूँकि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है और जो शेष धनराशि है उसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाए। तो एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है, पारदर्शी तरीके से इस बिल में व्यवस्था की गई है। और ये एक आपको याद होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 1913 में इस बात पर टिप्पणी की थी कि एमुनिशंस की कमी है। अब उस एमुनिशंस की कमी की पूर्ति के लिए धनराशि कहाँ से आ जाए, वो उस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस बिल के माध्यम से उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए ये बिल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आजकल तो आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युद्ध में कितना पैसा खर्च होता है, और ख़ास करके पुलवामा जैसा इंसिडेंट हो तो उस परिस्थिति में हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों की चिंता इस बिल के माध्यम से की गई है। साथ साथ
स्वास्थ्य की भी चिंता की गई है, पब्लिक हेल्थ की चिंता की गई है और राज्यों के पब्लिक हेल्थ की और संरचना की चिंता की गई है। सबसे महत्वपूर्ण यही है विष्णु जी कि प्रश्नकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के भी कभी कई माननीय सांसद जो हैं अलग अलग विषयों पर चर्चा चाहते हैं, तो वो जो जितने भी बिंदु हैं वो प्रश्नकाल के माध्यम से कई बार सामने आ जाते हैं। जैसे एविएशन है, एविएशन एक ऐसा विषय हो गया है जिस तरीके का घटनाक्रम हाल ही में हुआ है, उस पर जो है राज्यसभा, लोकसभा में तो नहीं, राज्यसभा में उस पर प्रश्न पूछा जाने वाला है एविएशन की जो है सुरक्षा संबंधी, क्योंकि ये भी हो गया अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, वो भी जो है हृदय विदारक घटना थी। तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के विषय आ जाते हैं तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। प्रश्नकाल तो निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए। यही लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार कहा भी जाता है, क्योंकि सांसद जो आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनका काम ही है जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न को संसद में उठाना। और यदि प्रश्नकाल यदि बाधित होता है तो निश्चित रूप से वो अपना प्रश्न नहीं उठा पाते हैं। अभी आपने सिविल एविएशन की क्षेत्र की बात की और आज जो परिस्थिति पैदा हुई है तो उस परिस्थिति की चर्चा होना तो अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता को ये पता चले कि ये क्यों परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, कितनी सख्ती से इस चीज़ को निपटा जा रहा है और किस प्रकार से एक मोनोपोली एक कंपनी की है, वो किस प्रकार से उस कंपनी ने कार्रवाई की जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी सरकार यदि किराया निर्धारित करती है तो इस बार भी सरकार ने 18,000 रुपया मैक्सिमम किराया इकोनॉमी क्लास के लिए निर्धारित कर दी है। अभी किराया आप देखते होइएगा तो किसी क्षेत्र का 36,000, 45,000, इवन 1 लाख तक भी गया है, 1 लाख तक का भी किराया। तो ऐसी परिस्थिति में तो सरकार मुक्त दर्शक नहीं बन के रह सकती है, क्योंकि उससे जनता का सीधे सीधे लगाव है। और हमने देखा कि समय समय पर जो एविएशन जो कंपनीज हैं उनकी मनमानी का शिकार माननीय सांसद भी हुए हैं। माननीय सांसदों ने भी कई बार शिकायत की है, सदन के भीतर ये मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। ये मामला पहले भी कई बार उठ चुका है और माननीय सांसदों ने शिकायत की है और जायज़ शिकायत की है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको यदि कहूँ कि दिल्ली से रांची का यदि किराया 23,000 से लेकर 36,000 तक जाता है, जो नॉर्मली 4,000 से लेकर 7,000 तक रहता है, तो शिकायत तो करना लाजमी है। लोकसभा के भीतर जो है शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सहयोगी ने बताया ही, पवन जी ने, कि सबसे अधिक शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये देखा जा रहा है विष्णु जी, एनईपी लागू हो गई है और एनईपी में जो है क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हिस्सों को लेकर एनईपी के बहुत क्लैरिटी नहीं है। और इसी क्लैरिटी से जुड़े हुए सवाल जो है आज लोकसभा के भीतर पूछे जाने वाले हैं, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग जो है प्राथमिक शिक्षा के दौरान जो है किया जाना है। उसमें ये पूछा गया है कि क्या प्रश्न पत्र भी आपकी मातृभाषा में पूछे जाएंगे या दिए जाएंगे। बहुत महत्व का प्रश्न है ये। निश्चित रूप से ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी होंगे उनको पाठ्यक्रम समझने में आसानी होगी। घर पे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, स्कूल में भी उस भाषा का कुछ कक्षाओं तक प्रयोग करें तो उनकी जो ग्राह्य शक्ति है वो बढ़ेगी और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मातृभाषा के प्रयोग के बहुत सारे मतलब कि फ़ायदे भी हैं। तो मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा नहीं दी जाए, इसका विरोध करना कहीं किसी प्रकार से औचित्य नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। तो मातृभाषा का प्रयोग प्राइमरी कक्षाओं में होना चाहिए। प्रश्न पत्र का जहाँ तक सवाल है कि मातृभाषा में प्रश्न पत्र पूछे जाएं या अन्य भाषाओं में पूछा जाए, मेरा मानना है कि मातृभाषा में यदि परीक्षा ली जानी है तो
प्रश्न भी मातृभाषा में ही पूछे जाने चाहिए, तो उसका औचित्य बनता है। जी विष्णु जी, कुछ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी जो व्यवस्था है, रोशन जी ने बताया, वही सही व्यवस्था है। 4 साल का ग्रेजुएशन का है होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट यानी ग्रेजुएशन। हम लोगों में इस प्रश्न को लेकर इतना मंथन चल रहा है, तो सदन के भीतर ये प्रश्न पूछा जाना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण न है। केवल सांसद महोदय को उत्तर मिलेगा, बल्कि उनके माध्यम से उनके क्षेत्र के लोगों को भी इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और संवेद रूप से पूरे देश के छात्र छात्राएं ये जानना चाहते हैं एनईपी को लेकर, या फिर बहुत सारे स्कूल और शिक्षक भी ये जानना चाहते हैं, उनको भी जो है इस बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक प्रश्न जो है बहुत महत्व का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास को लेकर, जिसके चौथे चरण को लेकर प्रश्न पूछा गया है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार का जो है एआई पर बहुत ध्यान है, तकनीक पर बहुत ध्यान है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बजट आवंटन किया गया है चौथे चरण के लिए, उसमें एआई तकनीक को समाहित किया गया है, साइबर सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है क्या? कितना महत्वपूर्ण है सवाल? जी आपसे विष्णु जी। एआई और साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों ही विषय अत्यंत महत्व के हैं और समसामयिक हैं। और एआई का सदुपयोग और एआई का दुरुपयोग, और इसी तरह से साइबर क्राइम जो बढ़ने की दिशा में है, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सके, और लोगों को जो ये साइबर अरेस्ट या साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी का शिकार होना पड़ता है, किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। IC4 और बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, खास करके इस तरह के जो भी साइबर क्राइम से संबंधित अपराध हैं उन पर नियंत्रण के लिए पूरा तंत्र सक्रिय है। और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस दिशा में बहुत सारी जानकारियां हासिल करके उसको एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को एक समय ऐसा आए जब साइबर क्राइम से निजात मिल सके। जी, तो ये बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा कदम है, और लोग साइबर क्राइम से सुरक्षित रहें। जो साइबर क्राइम में अपराधी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जो ठगी के लोग शिकार हुए हैं उनको सुरक्षा मिल सके इत्यादि। आप तीनों माननीय विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद।